तो ओपनआई ने अभी चैट जीपीटी हेल्थ लॉन्च किया है, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड और वेलनेस ऐप को लिंक करके पर्सनलाइज्ड गाइडेंस पा सकते हैं। इसके बाद वे कथित तौर पर एक एडवांस सिस्टम को ट्रेनिंग दे रहे हैं जो वर्कप्लेस टास्क डेटा का इस्तेमाल करके शुरू से अंत तक असली ऑफिस का काम कर सकता है। और उसके ऊपर GPT 5.2 ने AKGI-2 पर एक नया रीजनिंग रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें ओपनआई खुले तौर पर क्षमता के बारे में बात कर रहा है, जैसे कि ये मॉडल इंसानों से भी आगे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़े आधिकारिक लॉन्च चैट जीपीटी हेल्थ से शुरू करते हैं। ओपनआई ने चैट जीपीटी के अंदर एक समर्पित हेल्थ और वेलनेस अनुभव रोल आउट किया, और यहाँ खास बात यह है कि यह एक अलग स्पेस के रूप में बनाया गया है, न कि केवल एक नियमित चैट जहां आप हमेशा की तरह हेल्थ से जुड़े सवाल पूछते हैं। कंपनी अब हेल्थ को एक कोर प्रोडक्ट कैटेगरी के रूप में देख रही है, और आप समझ सकते हैं कि क्यों। उनका कहना है कि लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने के सबसे आम कारणों में से एक हेल्थ है, और बातचीत के डी आइडेंटिफाइड एनालिसिस के आधार पर ओपनआई का कहना है कि दुनिया भर में हर हफ्ते 230 मिलियन से ज्यादा लोग चैट जीपीटी पर हेल्थ और वेलनेस से जुड़े सवाल पूछते हैं। यह संख्या बहुत ज्यादा है। यह मूल रूप से एक बड़े सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोगकर्ता आधार है जो हर हफ्ते स्वास्थ्य संबंधी सवाल पूछता है, इसलिए वे उस मांग को एक समर्पित अनुभव में बदल रहे हैं। स्वास्थ्य के साथ वास्तव में क्या बदलाव आया है? आपकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आखिरकार जुड़ सकती है, क्योंकि वास्तविक जीवन में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बिखरी हुई होती है। लैब के लिए एक अस्पताल पोर्टल, विजिट नोट्स के लिए एक, और हो सकता है कि एक PDF जिसे आपने एक बार डाउनलोड किया और भूल गए। फिर एप्पल हेल्थ में कदम और नींद होती है। फिर माई फिटनेस पैल में मैक्रोज होते हैं। फिर आपका पहनने योग्य ऐप, और सब कुछ डिस्कनेक्ट हो जाता है। हेल्थ वह जगह बनने की कोशिश कर रहा है जहां ये सभी टुकड़े मिलते हैं, ताकि उपयोगकर्ता मेडिकल रिकॉर्ड और वेलनेस ऐप को सीधे स्वास्थ्य से जोड़ सके। उनके द्वारा दिए गए उदाहरणों में एप्पल हेल्थ, माई फिटनेस पैल और फंक्शन शामिल हैं। मेडिकल रिकॉर्ड के लिए ओपनआई ने बीवल के साथ साझेदारी की, जिसे अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए लाइव कनेक्टेड हेल्थ डेटा का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित नेटवर्क कहा जाता है, ताकि स्वास्थ्य कुछ अमेरिकी मेडिकल रिकॉर्ड स्रोतों से जुड़ सके। और एक बार डेटा कनेक्ट हो जाने के बाद आप वास्तव में उच्च स्तर के प्रश्न पूछ सकते हैं जिनके लिए व्यक्तिगत संदर्भ की आवश्यकता होती है। ओपनआई का कहना है कि स्वास्थ्य आपको अधिक सूचित और अधिक तैयार महसूस कराता है, खासकर महत्वपूर्ण चिकित्सा बातचीत के लिए। तो आप अपने जुड़े हुए डेटा के आधार पर जांच के नतीजों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, डॉक्टर के पास जाने की तैयारी कर सकते हैं, ट्रेन समझ सकते हैं, या अपने स्वास्थ्य संबंधी रूटीन को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ तक कि वे बीमा संबंधी फैसलों का भी जिक्र करते हैं, जैसे कि अपने स्वास्थ्य संबंधी पैटर्न को संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल करके बीमा विकल्पों में ट्रेड ऑफ को समझना। यह चैटबॉट की बात नहीं है, यह वास्तविक निर्णय सहायता का क्षेत्र है। अब ओपनआई स्वास्थ्य के लिए एक खास रुख अपना रहा है। उनका कहना है कि यह लोगों को स्वास्थ्य और कल्याण को समझने और प्रबंधित करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने में मदद करता है। उनका कहना है कि यह केवल बीमारी के समय ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के सवालों और दीर्घकालिक पैटर्न का भी समर्थन करता है। वे चिकित्सकों के सहयोग पर भी जोर देते हैं, जिससे मरीज अपॉइंटमेंट के लिए तैयार होकर आते हैं। और तैयारी और समझ पर यह फोकस लॉन्च कवरेज में भी बना हुआ है। एक लेख में तो यह भी कहा गया है कि ओपनआई खुद को वैश्विक स्तर पर डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहा है, खासकर मीना जैसे क्षेत्रों में जहां डिजिटल स्वास्थ्य को अपनाने में तेजी आ रही है। तो हाँ, उत्पाद की दिशा स्पष्ट है। ओपनआई चाहता है कि स्वास्थ्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रबंधन में एक केंद्रीय उपकरण बने। अब स्वास्थ्य लॉन्च का सबसे बड़ा हिस्सा गोपनीयता और सुरक्षा है। जाहिर है, यह श्रेणी भरोसे पर टिकी हुई है। उन्होंने चैट जीपीटी के अंदर हेल्थ को एक अलग कंपार्टमेंट के तौर पर बनाया है, जिसमें अतिरिक्त सुरक्षा है। वे लेयर्ड प्रोटेक्शन जैसे वाक्यांशों का इस्तेमाल करते हैं, और वे विशिष्ट होते हैं। हेल्थ बातचीत को सुरक्षित और कंपार्टमेंटलाइज रखने के लिए हेल्थ उद्देश्य निर्मित एन्क्रिप्शन और आइसोलेशन का उपयोग करता है, और वे सबसे बड़ा वादा बहुत सीधे करते हैं। हेल्थ बातचीत का उपयोग ओपनआई के फाउंडेशन मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए नहीं किया जाता है। वे मेमोरी सिस्टम को भी अलग करते हैं। स्वास्थ्य में अलग अलग मेमोरी, कनेक्टेड एप्स और फाइलों के लिए अलग अलग स्टोरेज हैं, और यह आपके सामान्य चैट के साथ मिश्रित नहीं होता है। आप अभी भी अपने इतिहास में स्वास्थ्य चैट देखते हैं, इसलिए आप उन पर वापस जा सकते हैं, लेकिन अंतर्निहित जानकारी स्वास्थ्य स्थान के अंदर रहती है। और ओपनआई सीमा नियमों के बारे में भी बताता है। वे गैर स्वास्थ्य संदर्भ को स्वास्थ्य की मदद करने की अनुमति देते हैं, यदि आवश्यक हो, जैसे जीवन शैली में बदलाव या शहर बदलना। स्वास्थ्य संदर्भ स्वास्थ्य के अंदर रहता है और सामान्य चैट में वापस नहीं आता है। सामान्य चैट भी स्वास्थ्य फाइलों या स्वास्थ्य यादों तक नहीं पहुंच सकते। यह एक तरफा दरवाजे की तरह बनाया गया है। आपको नियंत्रण भी मिलता है। आप स्वास्थ्य या सेटिंग के वैयक्तिकरण अनुभाग के अंदर कभी भी स्वास्थ्य यादों को देख या हटा सकते हैं। वे अनधिकृत पहुंच के खिलाफ सुरक्षा की एक और परत के रूप में बहुकारक प्रमाणीकरण का भी उल्लेख करते हैं। फिर ऐप्स और एकीकरण का सवाल है। ओपनएआई यह स्पष्ट करता है कि ऐप्स केवल स्पष्ट अनुमति के साथ ही जुड़ते हैं। भले ही ऐप आपके नियमित चैट जीपीटी वातावरण में पहले से मौजूद हो,
इसलिए माई फिटनेस पैल को हेल्थ से कनेक्ट करना स्वचालित नहीं है, इसे आप चुनते हैं। वे यह भी कहते हैं कि हेल्थ के अंदर शामिल किसी भी ऐप को उनकी गोपनीयता और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और अतिरिक्त सुरक्षा समीक्षा से गुजरना होगा। वे केवल न्यूनतम आवश्यक डेटा एकत्र करने जैसे सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं, और जब आप कोई ऐप कनेक्ट करते हैं तो वे आपको निर्देशित करते हैं कि तीसरा पक्ष किस डेटा को एकत्र कर सकता है, और यहाँ वह हिस्सा है जो भरोसे के लिए मायने रखता है। वे कहते हैं कि आप किसी भी समय किसी ऐप को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और यह तुरंत एक्सेस खो देता है। मेडिकल रिकॉर्ड के लिए भी यही है, आप एक्सेस और सेटिंग हटा सकते हैं। अब ओपनआई का कहना है कि उन्होंने 2 साल की अवधि में 60 देशों के 260 से ज्यादा डॉक्टरों के साथ काम किया है, और फीडबैक का पैमाना छोटा नहीं है। इस ग्रुप ने 30 क्षेत्रों में 600,000 से ज्यादा बार मॉडल आउटपुट पर फीडबैक दिया। हम डॉक्टरों से नहीं पूछते कि वे क्या सोचते हैं। यह एक संपूर्ण मूल्यांकन और सुदृढ़ीकरण पाइपलाइन की तरह लगता है, जहां डॉक्टरों के फीडबैक से सिस्टम के संचार, तात्कालिकता, सलाह और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के तरीके को आकार मिलता है। और इन सभी को मापने के लिए ओपनआई ने हेल्थ बेंच बनाया, जिसे डॉक्टरों के आंकलन का ढांचा कहा जाता है। उनका कहना है कि यह डॉक्टरों द्वारा लिखे गए रूब्रिक का उपयोग करके प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करता है, जो दर्शाता है कि डॉक्टर प्रैक्टिस में गुणवत्ता का आंकलन कैसे करते हैं। सुरक्षा, स्पष्टता, उचित वृद्धि, संदर्भ का सम्मान। अब विवरण रोल आउट करें। ऐसा लगता है कि यह धीरे धीरे होगा। शुरुआती एक्सेस चुनिंदा उपयोगकर्ताओं के साथ शुरू होगा और फिर वैश्विक स्तर पर वेब और iOS पर विस्तारित होगा। आप प्रतीक्षा सूची में शामिल हो सकते हैं। वे पात्रता नियम भी देते हैं। शुरुआती एक्सेस फ्री गो प्लस और प्रो प्लान वाले यूजर्स के लिए है, लेकिन यह यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, स्विट्जरलैंड और यूके के बाहर के यूजर्स के लिए सीमित है। इसलिए ईए और यूके रीजन को शुरुआती एक्सेस से बाहर रखा गया है। सबसे अधिक संभावना है कि विनियमन और अनुपालन, मेडिकल रिकॉर्ड इंटीग्रेशन और कुछ ऐप केवल यूएस के लिए हैं। एप्पल हेल्थ को कनेक्ट करने के लिए iOS की आवश्यकता होती है। उन्होंने यह भी सूचीबद्ध किया है कि हेल्थ के अंदर कौन से ऐप मौजूद हैं। उन्होंने एप्पल हेल्थ, फंक्शन, माई फिटनेस पैल, वेट वॉचेस, ऑल ट्रेल्स, इंस्टाकार्ट, पेलेटन का उल्लेख किया है, और यह सीधे फाइल अपलोड करने का भी समर्थन करता है, जिसमें लैब रिजल्ट के लिए मेडिकल रिकॉर्ड, विजिट सारांश, क्लिनिकल हिस्ट्री शामिल हैं। तो यह हेल्थ है। ठीक है, अब इसके दूसरे पहलू के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वे कुछ ऐसा भी बना रहे हैं जो बहुत सारे ऑफिस जॉब्स में गड़बड़ कर सकता है। तो ओपनआई एक उन्नत सिस्टम विकसित कर रहा है जो लगभग हर दैनिक ऑफिस कार्य को संभाल सकता है और कई मामलों में उस श्रेणी में इंसानों से बेहतर प्रदर्शन करता है। और वे इसे वास्तविक ऑफिस कार्य, वास्तविक कार्यों, वास्तविक डिलीवरेबल्स, शुरू से अंत तक पूर्ण वर्कफ्लो पर प्रशिक्षित कर रहे हैं। उन्होंने हैंडशेक एआई के साथ साझेदारी की है और वे विभिन्न व्यवसायों के ठेकेदारों से काम का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, और डेटा की संरचना से लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है। वे 2 मुख्य चीजें इकट्ठा कर रहे हैं, कार्य अनुरोध और कार्य वितरण। कार्य अनुरोध मूल रूप से वे निर्देश होते हैं जो आपको किसी प्रबंधक या सहकर्मी से मिलते हैं। कोई आपको कार्य पूरा करने के लिए कहता है, और कार्य वितरण प्रतिक्रिया में तैयार किए गए अंतिम आउटपुट होते हैं, जिनमें वर्ड दस्तावेज, पीडीएफ, पावरपॉइंट प्रस्तुतियां, एक्सेल शीट और यहाँ तक कि चित्र जैसे वास्तविक प्रारूप शामिल होते हैं। और ये छोटे कार्य नहीं हैं। उन्होंने ठेकेदारों से विशेष रूप से जटिल कार्य करने के लिए कहा है, जिसमें घंटों या दिन भी लग सकते हैं। यह विवरण लंबे वर्कफ्लो के लिए उनके प्रशिक्षण सिस्टम को इंगित करता है। जिस तरह का काम आप कुछ शुरू करते हैं, रोकते हैं, वापस आते हैं, उसे परिष्कृत करते हैं, गलतियां ठीक करते हैं, फाइलों को व्यवस्थित करते हैं, फिर अंत में एक अंतिम संस्करण वितरित करते हैं। और अगर यह सही ढंग से स्केल करता है, तो आपको मूल रूप से एक आई सिस्टम मिलता है जो एक वर्चुअल ऑफिस वर्कर, एक वर्कफ्लो मशीन की तरह काम करता है। अब जाहिर है, इसके चारों ओर एक सुरक्षा परत है। ठेकेदारों को कुछ भी सबमिट करने से पहले कंपनी की मालिकाना जानकारी और व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी को हटाने के लिए कहा गया था। यह सुरक्षा परत संवेदनशील कार्य डेटा को निजता के लिए खतरा बनने से रोकती है, और इस तरह की व्यवस्था सबसे पहले सफेदपोश नौकरियों पर असर डालती है। और सच कहूं तो यह हो भी रहा है। इससे काम और भी तेज हो जाता है। सबसे पहले प्रशासनिक काम पर दबाव पड़ता है। डेटा एंट्री, शेड्यूलिंग, स्प्रेडशीट व्यवस्थित करना, बुनियादी समन्वय। एजेंट बड़े पैमाने पर दोहराए जाने वाले कार्य प्रवाह संचालन में पहले से ही बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जूनियर कंटेंट क्रिएशन और जूनियर कोडिंग। कंपनियां पहले से ही एक वरिष्ठ कर्मचारी को आई सपोर्ट के साथ जोड़कर पूरी टीम का काम कर रही हैं। यह चलन पहले से ही वास्तविक है और सिस्टम में सुधार के साथ यह और भी गंभीर होता जा रहा है। ग्राहक सहायता पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ये सिस्टम और भी मानवीय होते जा रहे हैं, और एक बार जब उन्हें वास्तविक समस्या समाधान कार्य प्रवाह पर प्रशिक्षित किया जाता है, तो वे सीख जाते हैं कि शिकायतों को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे एस्केलेशन काम करता है, लोग समस्याओं को कैसे समझाते हैं, और बिना किसी व्यवधान के अव्यवस्थित मानवीय संचार से कैसे निपटे। जूनियर पक्ष के कानूनी काम भी प्रभावित होते हैं। कानूनी दस्तावेजों को पढ़ना, मुख्य बिंदुओं को निकालना, शोध मसौदा तैयार करना। एआई उस समय को बहुत कम कर देता है। वित्त और लेखा पर भी दबाव पड़ता है। बही खाता, कर गणना, लेखा परीक्षा सहायता। फर्म पहले से ही बड़े पैमाने पर आई टूल का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे बेसिक अकाउंटिंग रोल की जरूरत कम हो जाती है। और आखिर में सीख बहुत ही सरल है। जो लोग इन सिस्टम को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं,
वे उन लोगों से ज्यादा उत्पादक बन जाते हैं जो नहीं सीख पाते। इसलिए टूल सीखना काम का हिस्सा बन जाता है। नेतृत्व और बातचीत जैसे सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा मूल्यवान हो जाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग अनिवार्य हो जाती है क्योंकि AI अभी भी गलतियां और आत्मविश्वास से भरी गलतियां कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है अनुकूलनीय बने रहना, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र हर 6 महीने में बदलता रहता है। ठीक है, अब इसका तीसरा भाग वह है जहां अजीब बातचीत फिर से मसालेदार हो जाती है। ग्रेग ब्रोकमैन ने पोस्ट किया कि GPT 5.2 ने ARC-AGI 2 पर ह्यूमन बेसलाइन को हराया, और यह एक बड़ी बात है क्योंकि ARGI 2 बड़े मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक को उजागर करने के लिए बनाया गया है। यह आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस वर्जन 2 के लिए एब्स्ट्रैक्शन और रीजनिंग कॉर्पस है और इसे एक रीजनिंग टेस्ट के रूप में डिजाइन किया गया था जो पैटर्न को याद रखने के लिए पुरस्कृत नहीं करता है। प्रत्येक पहेली को मूल रूप से एक नए कार्य की तरह माना जाता है, तो आप एक बहुत बड़े ट्रेनिंग सेट को ग्राइंड करके हाई स्कोर तक नहीं पहुंच सकते। मुख्य बात एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इंडक्शन और ट्रांसफर हर किसी को टेस्ट करना है, वो चीजें जिन्हें लोग असली जनरल इंटेलिजेंस से जोड़ते हैं। फ्रांसवा चो और उनकी टीम ने 2025 में आचागी 2 को इसी उद्देश्य से लॉन्च किया। चार्ल्ट ने कई बार कहा है कि अगर कोई सिस्टम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पर अच्छा परफॉर्म करता है तो वो देख चुका है कि उसमें अजी के लिए जरूरी चीजें नहीं हैं। तो आक ये नहीं टेस्ट करता कि किसने ज्यादा इंटरनेट टेक्स्ट पर ट्रेनिंग ली है, ये टेस्ट करता है कि क्या सिस्टम इंसानों की तरह कम से कम उदाहरणों से नए नियम बना सकता है। और यही वजह है कि ARGI 2 अब इलिया सुत्स्कीवर के परफॉर्मेंस पैराडॉक्स से जुड़ा है। बेंचमार्क पर मॉडल बहुत अच्छे लग सकते हैं और असल दुनिया में खराब हो सकते हैं। ARC-AGI 2 मॉडल को ऐसे कामों के लिए मजबूर करके इस समस्या को दूर करने की कोशिश करता है जहां पैटर्न मैचिंग उतनी मुश्किल नहीं होती। अब यहाँ पर ये और भी मुश्किल हो जाता है। रिकॉर्ड उछाल सिर्फ एक मॉडल के बेहतर होने से नहीं हुआ। GPT 5.2x हाई पर बना पोएटिक नाम का एक सिस्टम ARC-AGI 2 के परफॉर्मेंस को लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ा देता है। पोएटिक ने ARC-AGI 2 पर 75% एक्यूरेसी हासिल की, जबकि प्रति सवाल लागत $8 से कम रही, और यह पिछले सर्वश्रेष्ठ स्कोर से 15% ज्यादा था। और दिलचस्प बात यह है कि यह स्कोर इंसानों से कैसे तुलना करता है। ARGI 2 पर इंसानों की औसत एक्यूरेसी लगभग 60% है। GPT 5.22x हाई पहले से ही इंसानों के औसत स्तर के करीब था। फिर पोएटिक ने इसे इंसानों के औसत स्तर से लगभग 75% तक पहुंचाया, जो मूल रूप से इंसानों के बेसलाइन से स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जिस तरह से पोएटिक वहां पहुंचा वह बड़ी बात है। उन्होंने किसी जादुई मॉडल ट्रेनिंग ब्रेकथ्रू का दावा नहीं किया। उनका कहना है कि उन्होंने GPT 5.2 को खास तौर पर आग के लिए ट्रेन नहीं किया। वे मेटा सिस्टम आर्किटेक्चर के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका अर्थ है सॉफ्टवेयर लेवल सिस्टम डिजाइन, ऑर्केस्ट्रेशन, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो जानता हो कि मॉडल को सही तरीके से कैसे कॉल करना है, कदम दर कदम, तब तक जब तक वह काम हल न कर ले। तो आप केवल मॉडल को बड़ा होते नहीं देख रहे हैं, आप सिस्टम को और भी स्मार्ट होते देख रहे हैं। लीडरबोर्ड में जेमिनी 3 डीपथिंक प्रीव्यू भी शामिल है, जिसका स्कोर लगभग 46% है, जो GPT 5.2 लाइन से काफी पीछे है, जबकि इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। तो आपके पास एक साथ दो चीजें हो रही हैं। मॉडल बेहतर हो रहे हैं और उन मॉडल के इर्द गिर्द लिपटे सिस्टम का प्रदर्शन कई गुना बढ़ रहा है। और यहीं पर ओपनआई की अपनी भाषा वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वे इस शब्द क्षमता ओवरहैंग पर जोर दे रहे हैं। वे मूल रूप से स्वीकार करते हैं कि मॉडल पहले से ही लोगों द्वारा उनसे निकाले जाने से कहीं ज्यादा सक्षम हैं। मॉडल क्या कर सकते हैं और इंसान उनका वास्तव में कैसे उपयोग करते हैं, इसके बीच एक अंतर है। अड़चन अब कच्ची बुद्धिमत्ता नहीं है, यह मानवीय पक्ष है। वर्कफ्लो, आदतें, एकीकरण और कच्ची क्षमता को वास्तविक परिणामों में बदलने की क्षमता। तो आपको क्या लगता है कि अधिक खतरनाक क्या है? ChatGPT आपके मेडिकल हिस्ट्री को जानता है या ChatGPT जानता है कि आपका पूरा काम कैसे करना है? एक टिप्पणी छोड़े, क्योंकि यह लोगों को बुरी तरह से विभाजित करने वाला है।